इस सेक्टर की बाकी दो कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिया है और अब शायद इस कंपनी की बारी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले। सबसे पहले अपने बात करेंगे ओवरऑल आईपीओ डिटेल्स की, उसके बाद यह जान लेंगे कि कंपनी किस चीज के बिजनेस में, फिर अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, कंपनी किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है वो जानेंगे, फिर इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी जानेंगे, और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, अप्लाई या फिर अवॉइड। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आई एम डैम श्योर आपको एटलीस्ट इस आईपीओ से रिलेटेड और कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो एज यूजुअल सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में। तो ये आईपीओ 22 जनवरी यानी कि वेडनेसडे को ही खुल चुका है और क्लोज 24 जनवरी को होगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 27 जनवरी को अनाउंस हो जाएगा और नेक्स्ट डे यानी कि 28 जनवरी ऑनवर्ड्स जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली आईपीओ 29 जनवरी यानी कि वेडनेसडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यहां एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड 279 से लेकर 294 पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना पड़ेगा वो 294 रुपीज पर शेयर का हो जाता है। इसके अलावा एक लॉट में 50 शेयर्स है और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 220 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी कि सारा माल कंपनी के पास ही जाने वाला है और कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स एक भी शेयर नहीं बेच रहे। अब क्योंकि एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी। अब चलो रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो एज यूजुअल रिटेल कैटेगरी वालों के लिए यानी कि जो लोग 2 लाख से कम की बिडिंग करते हैं उनके लिए 35% का कोटा रिजर्व्ड है। एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए उनके लिए ऑलमोस्ट 15% का कोटा रिजर्व्ड है और बाकी का 50% एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबी के लिए मिलाकर रिजर्व्ड है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें जैसा कि मैंने बताया टोटल 50 शेयर्स होंगे और यहां आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा 14,700 का। इसके अलावा अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने जाते हो तो यहां आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और यहां आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल कर आएगा 2,05,800 रुपए का। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे और आप बिग एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो तो आपको मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,14,300 रुपए निकल कर आएगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले सारा स्टेक प्रमोटर्स के पास ही था, जो कि आईपीओ आ जाने के बाद थोड़ा रिड्यूस होगा और ये ऑलमोस्ट 72% के आसपास का रह जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से अभी तक 66 करोड़ रेज कर लिए। अगर इनकी एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट को आप देखोगे ना तो ये काफी बिलो एवरेज ही है, जो कि एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि आईपीओ का इशू साइज ही बहुत कम है। चलो अब ये जान लेते हैं कि कंपनी किस चीज के बिजनेस में। तो कंपनी ना मेनली एक वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, यानी कि ये कंपनी मेनली वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब कुछ करती है, चाहे वो डिजाइनिंग हो, इंस्टॉलेशन हो या कमीशनिंग हो। मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनकी कंसल्टेंसी से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ ये कंपनी देखती है। मतलब सेक्टर काफी अच्छा है और इसी टाइप की सेक्टर को तो एक सनशाइन सेक्टर बोला जाता है, यानी कि ऐसा सेक्टर जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। इसके अलावा कंपनी के पास 98 एकर्स के लैंड भी है, जिसमें कंपनी कॉफी, पेपर और कार्डमम को प्रोड्यूस करती है। और तीसरा, कंपनी के पास एक बीच रिसोर्ट भी है जहां से कंपनी को थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाता है। अगर मैं इस कंपनी की रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो आप देखोगे कि इनका मेन धंधा वाटर मैनेजमेंट का ही है, जहां से इनको ऑलमोस्ट 93% का रेवेन्यू आता है। बाकी रोड्स और रेलवे से रिलेटेड छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इन्हें लगभग 2-2% का रेवेन्यू आता है और बाकी जगहों से मिलाकर लगभग 3% का। अब क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपनी को मेन ऑर्डर्स गवर्नमेंट से ही मिलता होगा। तो यहां भी वही लिखा है कि कंपनी को मेजर प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलता है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में ना
कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स थे ना, उन्होंने कंपनी के टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूट किया था। यानी कि आप यूं समझ सकते हो कि यहां जो कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क होता है ना, वो काफी वेल मैनेज्ड है। और कंपनी ने ना अभी तक ऑलमोस्ट 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी करा है। चलो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते। तो सबसे पहले यहां अपने बात करेंगे एसेट्स की। तो इनकी एसेट्स 2022 को 60 करोड़ की थी, जो कि 2023 को डबल होकर 123 करोड़ की हो गई। फिर 2024 में अगेन ऑलमोस्ट डबल होकर 219 करोड़ की हो गई। और अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने की बाद के सिचुएशन की, तो अभी इनके पास लगभग 220 करोड़ के एसेट्स है। यानी कि इनके एसेट्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इनकी रेवेन्यू थी 119 करोड़ की, जो कि 2023 में बढ़कर 175 करोड़ की हो गई। और बात करूं 2024 की, तो ये लगभग 240 करोड़ की थी। लेकिन इस साल के पहले 6 महीने में इन्हें ऑलमोस्ट 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। यानी कि अगर मैं पूरे साल का एक एस्टिमेट निकालने के लिए इस रेवेन्यू को डबल भी करूं, तो ये लगभग 200 करोड़ के आसपास निकल कर आएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ तो छोड़ो, इन लाइन तक नहीं है। लेकिन यहां ना और एक बात हो जाती है, ये जो ईपीसी कंपनीज होती है ना, इनका जनरली HY2 में यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि साल खत्म होते होते कंपनी अगेन पिछले साल जितना 200-250 करोड़ की रेवेन्यू बुक कर ले। चलो बात करते हैं नेट प्रॉफिट्स की। तो 2022 में इनकी नेट प्रॉफिट्स थी 38 करोड़ की, जो कि बढ़कर हो गई 50 करोड़ की, फिर से बढ़कर हो गई 59 करोड़ की। और अभी के पहले 6 महीने में इन्हें लगभग 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अगेन इसको भी मैं अगर डबल करके देखता हूं तो ये 50 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगेन थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट वही बात है कि हो सकता है ईयर एंड आते आते कंपनी की क्योंकि रेवेन्यू बढ़े तो प्रॉफिट्स भी साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली बढ़ेगी, जिसके कारण ईयर एंड में हो सकता है इनका जो नेट प्रॉफिट का फिगर होगा वो कंपैरेटिवली काफी बेटर होगा। चलो अब इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में इनका लगभग 32% का प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि 2023 में रिड्यूस हुआ और ये ऑलमोस्ट 29% के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद 2024 में फर्दर रिडक्शन देखने को मिल रही है और ये 25% के आसपास का हो गया। और अगर मैं बात करूं इस साल के पहले 6 महीने की परफॉर्मेंस की, तो अगेन वही 25% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो यार नेट प्रॉफिट मार्जिन तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि एक टेंशन की बात तो है। बट फिर भी अभी जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है ना 25% का, वो भी काफी हेल्दी है। कंपनी की रिजर्व्स एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही जा रही है और करेंटली इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस लगभग 170 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट इनका बोरोइंग सिर्फ 71 लाख का है। यानी कि कंपनी वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है और ये इस आईपीओ की काफी पॉजिटिव बात बन जाती है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 36% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 77% का। तो ये दोनों ही काफी अमेजिंग फिगर्स है। अब चलो इस आईपीओ की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो कंपनी आईपीओ लगभग 785 करोड़ की वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। तो उनका प्री आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशियो होता है 9.45 का और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.01 का। बट अगेन ये ज्यादा है कि कम, वो अपने तभी कमेंट कर पाएंगे जब अपने ये दोनों रेशियोज को कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलो इनका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, कंपनी ने अपने आरएचपी में खुद के अलावा 2 लिस्टेड कंपनीज का नाम शामिल किया, जिसको कंपनी ने खुद के कॉम्पिटिटर्स के रूप में एक्नॉलेज किया। सबसे पहले वर्टेक वर्कबैक लिमिटेड और दूसरा ईएमएस लिमिटेड। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं तो आप देखोगे कि यहां सबसे ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो है वर्टेक वर्कबैक लिमिटेड का और सबसे कम प्राइस अर्निंग रेशियो है अपनी कंपनी डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का। यानी कि पी के मामले में कंपनी काफी ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। अगर अपने प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देख लेते तो यहां भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बाकी 2 कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे कम है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के मामले में भी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है ना, वो काफी ज्यादा रीजनेबल है। चलो अब ये जान लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से जो पैसे जुटाने जा रही है, उन पैसों से कंपनी करेगी क्या। तो कंपनी बोल रही है कि कंपनी इन पैसों को मेनली अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के पीछे यूज करेगी, यानी कि अपने डे टू डे ऑपरेशंस के पीछे, जिससे कि ऑब्वियसली कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव होगी।
उसके अलावा थोड़े बहुत पैसे कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इस आईपीओ के इश्यू एक्सपेंस को मीट करने के लिए यूज करेगी। चलो अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो एज एट 22 जनवरी 2025 इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 51% का। यानी कि अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक्चुअल लिस्टिंग भी हो जाती है तो रिटेल कैटेगरी वालों को एक लॉट पे लगभग 7,500 और एचएनआई कैटेगरी वालों को लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते। लेकिन ऑब्वियसली ग्रे मार्केट प्रीमियम ना कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं देता कि ये आईपीओ इतने पे ही लिस्ट होगा, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टार्टिंग में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% का था, फिर वो बढ़कर 50% के आसपास का गया, फिर वो 56% का गया, लेकिन अगेन फिलहाल ये रिड्यूस होकर 51% का हो गया। यानी कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है ना, ये चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। इसीलिए कभी भी किसी आईपीओ में सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलो अब मैं ये बताता हूं कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको ये बताकर कि इस आईपीओ का जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है ना, वो एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड है और इस कंपनी ने अभी तक सिर्फ 3 आईपीओ लाए हैं। मतलब कंपनी को इस एरिया में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से ये आईपीओ सक्सेसफुल होना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सेक्टर की तो सेक्टर काफी बढ़िया है। जैसा कि मैंने बताया ये एक सनशाइन सेक्टर है जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स की भी बात करूं तो कंपनी का फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव ही हो रहा है। हाँ, इनके प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर डिप जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 25% का प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ ना एक कंसर्निंग पॉइंट जो मुझे दिखा वो ये कि कंपनी अपनी ज्यादातर सर्विसेज आज के दिन में सिर्फ कर्नाटका के स्टेट में प्रोवाइड कर रही है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये आईपीओ काफी सही दिख रहा है और आई एम डैम श्योर इस आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन और हो सकता है अगर मार्केट का हाल ठीक ठाक रहा तो अच्छी खासी लिस्टिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से मैं डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। बट ऑब्वियसली हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी किसी भी तरीके की कोई रेकमेंडेशन नहीं देती। इस वीडियो में बस मैंने इस आईपीओ का कच्चा छिट्टा खोलने की ट्राई की है एंड आई एम होपफुल कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में भी हेल्प होगी कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। फाइनली इन सब टाइप की वीडियोस बनाने के पीछे काफी ज्यादा टाइम और रिसर्च जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हाँ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करते जाना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।